पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? सरकारी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तीन तरह की कंपनियां चलाती है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। इसके हम प्राइवेट पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स में पेपर खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले के बुक में क्या दिया, डिफरेंस दिया, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड पीएससी एंड पीएससी। तो फर्क क्या होता है? सबसे पहले प्राइवेट हम सारा कुछ पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव कंपनी या एमएनसी, ये सब कौन है? प्राइवेट। ये अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेचते, ये क्या करते हैं? प्राइवेटली दूसरे के फ्रेंड्स एंड फैमिली को देते हैं और यही उनके मालिक बन जाते हैं। फिर हमको याद होगा प्राइवेट में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? मैक्सिमम 50, अब 100 हो चुके हैं। 100 थे, 50 हो चुके हैं। और उसमें गवर्नमेंट ने मिनिमम कितने चाहिए? 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी शेयर्स आप किसी को। तो हम जो मार्केट में ट्रेडिंग करके शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं वो पब्लिक कंपनी की बात होती है। पब्लिक कंपनी का 2 तरह का मतलब होता है, एक गवर्नमेंटल, एक प्राइवेट। पब्लिक वर्ड हमेशा गवर्नमेंट का नहीं होता। पब्लिक मतलब जो पब्लिक से बनी, पब्लिक मतलब आम पब्लिक से बनी। यहां पे जो मतलब है वो गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले डिफरेंस में पूरा मार्क कर दो। पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। दीज ऑर्गेनाइजेशंस में आइदर बी पार्टली और होली, पूरा का पूरा या उसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास होगा। अब वो गवर्नमेंट कैसी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। और इसको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होता है। उसके बगैर ये क्या प्राइवेट में सब कुछ चाहिए? उसमें हम लोग जो अपनी कंपनियां खोल लेंगे वो क्या हो गया? प्राइवेट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो हाँ, इसको 1/sin लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, ये गिवन है टू प्रूव है। आपके आइडेंटिटी है कॉस वाली। देखो 1 + cot² थीटा = cos² थीटा। 3 आइडेंटिटी है ना आपके पास, sin² + cos², 1 + cot² = cos²। ट्रिगो तो पढ़ रहा, हमें कराई नहीं, फिर ट्रिगो कैसे कर रहा है? तो 3 आइडेंटिटी के बगैर फिर तो ट्रिगो कैसे करेगा भाई? तो ये जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया एनसीईआरटी का तुमने, वो बिना आइडेंटिटी के तो हो ही नहीं सकता ना। कैसे हो सकता है वो? ये टेबल तेरा ये रहा, फिर आइडेंटिटी ये रही आपकी, पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीनों को याद कर। इसके बगैर तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। कॉल सर में आई यही है। तो साधो बैठा, उसको ट्रिको आती अच्छे से। कैपिटल रिसिप्ट ऑफ नेट ऑफ बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग नेट ऑफ बोरोइंग माइनस करके हटा के। अब पब्लिक सेक्टर के फीचर्स है क्या है? सीधा वही स्टार्ट हो गया, वही करते हैं। आ जाओ जी, पहला टाइप है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डीयू। इसके फीचर पढ़ेंगे, मेरिट पढ़ेंगे और डीमेरिट क्या क्या होता है। ये तीनों अपने आप में अलग है। एससी अलग है, डीयू अलग है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है। तो इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ भी खास नया नहीं है। तो आपको ये कुछ भी नहीं पता। पढ़ो जी, पहला पार्ट पढ़ो। दिस इज द, भाई पढ़ सिमर। This is the oldest and most traditional form of organizing public enterprises. These enterprises are established as departments of ministry and are considered part or an extension of the ministry itself. अब यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनी है, ये एक सर्टेन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मिनिस्ट्री पता कौन सी होती है? डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन होती है, होम मिनिस्टर होता है। अलग अलग टाइप्स की मिनिस्ट्रीज होती है। हर मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक कंपनी, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? डिपार्टमेंटल।
जब भी आपका मिनिस्ट्री वर्ड आएगा वो आपकी पहचान है कि वो डीयू में आएगा, क्योंकि बाकी दोनों मिनिस्ट्री में वर्ड आएगा ही। समझ आ रहा है? अगर कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एक मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है तो वो क्या हो गया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे इंडियन रेलवेज एक कंपनी है, प्रॉफिट कमाती है, वो आती है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। अब एयर इंडिया तो प्राइवेट हो गया, लेकिन जब गवर्नमेंट में था, एयर इंडिया कंपनी है, वो आती है एक मिनिस्ट्री के अंडर। एयर मिनिस्ट्री अलग होती है, उसका एयर मिनिस्ट्री नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं उसको, मेरे ख्याल उसको ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, एविएशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, एविएशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही समझ लो, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई फैक्ट्री खोलती है बंदूक के, टैंक, गोला बारूद बनाने की, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री के, उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोले। समझ गए? क्योंकि वो मिनिस्ट्री के, वो स्पेशल मिनिस्ट्री के काम के लिए बनाई गई है और उसका एक्स्ट्रा के काम, ठीक है जी, हेल्प लोगों को करेगी। ऑब्वियसली रेलवेज में और एयर इंडिया हम लोग ही जाते हैं, हम लोग का भला कर रही है उसमें, लेकिन उसका प्रॉफिट सारा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जाने से पहले मिनिस्ट्री के पास जा। वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस कौन मैनेज कर रहा है? एक सर्टेन मिनिस्ट्री, वो मिनिस्टर के अंडर जा रहा है, गवर्नमेंट के पास तो बाद में जाएगा। क्लियर होगी बात? थर्ड पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट मार्क करो, सेकंड पॉइंट मार्क करो, थर्ड रहने दो भाई। वो मार्क किया। अब तेरा एक क्या पेन नहीं मेरे पास, मैं तो अपना खुद का पेन ढूंढ रहा हूँ। पेन तो देता हूँ, रुक जा। मार्कर दो, मार्कर। मैं तो अपना पेन ढूंढ रहा था। हाँ जा, बाकी चैप्टर की तैयारी कर। न्यूमेरिकल्स हो गया तैसे? जो आपने बोले इसमें, हाँ बस वो 8 ही तो है। वो क्या है? 3 फॉर्मूले हैं, अपने आप कर लियो, बाकी न्यूमेरिकल्स के हॉट्स कर लो। 1 मिनट रुक जाओ भाई। फॉर्मूला है cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 1। तो उसको तोड़ दे, a स्क्वायर में b स्क्वायर, a प्लस b माइनस b हो। 1 मिनट में हो जाता है। cos नहीं, ये तो फॉर्मूला है भाई। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos cos sin sin। तो cos cos sin sin तो cos का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का होता है ना। अरे होगा ना, तो कर तो सही करे। ये cos पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाएगा, 2 बार है ना ये ऐड होगा। cos, ये फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b का, तो ये रहा a b, 45 बन जाएगा 90। अब बन रहा है cos 5/2 माइनस x प्लस y ब्रैकेट के अंदर, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा, तो sin थीटा। समझ आ रहा? लिख के कर ले इसको। क्या ये पूरा फॉर्मूला है? cos cos sin sin, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b, है ना। चलो भाई, सेकंड पॉइंट छोड़ दो, फर्स्ट मार्क करो, सेकंड थर्ड छोड़ दो, फोर्थ क्या है पढ़ियो। हाँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो ना। इनको देखो, नॉट बीन क्या लिखा है? नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, इस वर्ड का मतलब बता दो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको राइट्स नहीं दी कि ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट बन जाए। मतलब ये इंडिपेंडेंट एंटिटी समझते हो? अकाउंट से बड़ा सामने कंपनी, पर्सनैलिटी। तो डिपार्टमेंटल, आगे हो जाए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बनाया। मतलब इसका सारा काम नाम उस मिनिस्ट्री के अंडर होगा। ये अपने प्रॉफिट्स खुद यूज, उससे पूछे बगैर यूज नहीं कर सकता। इसका सीईओ भी उस मिनिस्टर के अंडर काम कर रहा है, इसकी सारी बातें वो मिनिस्ट्री हैंडल करेगी। अगर उस मिनिस्टर ने बोल दिया नो तो नो, यस तो यस, इसकी हर एक बात किससे पूछ जाएगी? उस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के। तो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट्स नहीं देता कि ऑटोनोमस बॉडी है, और सारा प्रॉफिट भी कहां जाएगा? उस मिनिस्ट्री के पास। समझ आ गया पॉइंट? ये अलग से केस स्टडी बन के आएगा भाई। अब घर जाओ, तैयारी करो बाकी की चैप्टर की। हॉर्स एमसीक्यू मार्क नोट्स पक्का कर ले इसको बस। तूने कल देखा होगा एमसीक्यू पढ़ के क्लैरिटी आती है। अगर इकोनॉमिक्स से मार्क्स चाहिए ना, तो एमसीक्यू और हॉर्स से को बचाएंगे, और क्लास में डेंटी बनाकर। आज तो देखा बजट में कितने गंदी बातें हो रही थी, तो सारी गंदी बातें क्वेश्चन बन के आएंगी। ट्विस्टेड डेप्थ में गंदी बात का मतलब ये होता है बेकार बातें।
ही इज नॉट वेल। तेरे को देख के रो पड़ेगा वो। हाँ भाई, नहीं कर्टन लगा देना, कर्टन पहले वो कर। हाँ नहीं नहीं होगा भी, नहीं भी होगा, डिपेंड करता है यार। मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना, तो एक हेड उसका मिनिस्टर है, तो उसका प्रॉफिट भी हक किसका है? उस मिनिस्ट्री को बाकी काम में लगाना पड़ेगा अपने, तो मिनिस्ट्री के पास जाएगा। बनाया ये मिनिस्ट्री ने बनाया, तो मिनिस्ट्री इसको देखेगी ना। ऑटोनोमस बना देगी तो ये लॉस में आ जाएंगे भाई। और ये वो यूज कर देंगे, करप्ट लोग हैं ना इंडिया में, खराब कर देंगे कंपनी को। अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो क्या करना है? साइन थीटा और, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना। ये 1/sin होता है, cos/sin होता है। तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसमें लिखे हैं सारे। ये रहा कॉसेक, ये रहा सीकेंट, ये रहा कॉट, ये रहा, और इसके अलावा और भी थे। ये रहा कॉट, ये रहा टैन, ये रहा। ये तो याद कर कम से कम 5। ट्रिको पढ़ने बैठ गया, फॉर्मूला भी नहीं आता है इसको। तो कौन सी ट्रिको पढ़ रहा है ये? अब वीडियो देखिए एक बार। अरे वीडियो कितनी देख लेगा, हर एक्सरसाइज में अलग फॉर्मूला है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं, ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के हैं। ये फर्स्ट के है? हाँ ये फर्स्ट के हैं। तो तुमने कौन सी स्कूल में एनसीईआरटी करते तो फॉर्मूला नहीं आता? कहते ना हमने बिना फॉर्मूले करा दी थी को। वो कहते जाएगा, कहता एनसीईआरटी पूरी थी, फॉर्मूला एक भी नहीं आता। पता नहीं कौन सी ट्रिको करके है ये। अबे कुछ और कर लिया तूने। ट्रिको बिना फॉर्मूले कैसे हो जाएगी? पूरी ट्रिको पहले वाले फॉर्मूले से होगी। ये बहुत अच्छी है पूरी 8.3 तक नहीं, 2 तक। 2 तो इससे होती है। 3 बिना आइडेंटिटी करके क्या है? आइडेंटिटी इसको पता ही नहीं है। साइंस को जरा खोल के बना तो कहीं नहीं पता कि ये शिवदास कर रही है। वो तीनों में से एक भी नहीं बताया, इसको देखी पहली बार है ये। वो 7 जिसका वो आता है इक्वल्स टू 7 द साइंस फॉर थीटा और cos for theta। हां ये एनसीईआरटी सारी इंपॉर्टेंट है वो। चलो आगे, ऑटोनॉमस। एक मिनट रुक जा, अगला पॉइंट है दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट। तो जो ये आपके ऑफिसर, ये नहीं यूपीएससी जो करते हैं लोग, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब इनको नौकरियां मिलती हैं। ये कंपनियां, मिनिस्टर मालिक है, चलाते ऑफिसर्स हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। समझ रहे हो? इतनी पढ़ाई करके हम ऑफिसर लगते हैं और अनपढ़ मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। फिर ये तो पता है बिल्कुल। तो मैंने कहा ना, कॉसेक को साइन बनाना और कॉट को बनाना साइन, कॉस अपॉन साइन लिखना, एलसीएम एलसीएम लेना, होगा ना कुछ। आगे आगे लास्ट पॉइंट पूरा मार्क करो, रीड करो। इसमें एग्जांपल दिया हुए हैं जो मैंने बोले हैं। इसका ये आंसर आ रहा है। वो चेंज करा होगा ना। इसके एक मिनट रुक जा, ये तो आ गया। फिर प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ ये वाला नहीं दे रहा। ये है ना, ये ना, इसको खोला हुआ है, a² + b a² और ये काटा हुआ है। अब हो गया सही, इसका होल स्क्वायर लिखा था नीचे, समझ गया? अब पॉइंट समझ आ गया लास्ट। अब पहला फीचर क्या है? फीचर देखो हमने कर लिया ऑटोमेटिकली। पहला फीचर क्या कह रहा है? अकाउंटेबल वर्ड का मतलब अकाउंटेबल और आंसरेबल। तो कोई गड़बड़ होती, कुछ होता है, तो सवाल जवाब किससे पूछा जाएगा? मिनिस्ट्री पूछेगी, और जवाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जैसे तुम अपने पेरेंट्स के लिए अकाउंटेबल हो, पूछते ना भाई क्यों नहीं आए मार्क्स, यू आर आंसरेबल, यू शुड नो क्या आंसर करना है आपने। फिर तो मेरे को बोलते हो सर मम्मी का फोन आएगा संभाल लेना। तो दे आर अकाउंटेबल टू द, बार बार मिनिस्ट्री वर्ड है ना, गवर्नमेंट नहीं आ रहा, याद रखना गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसकी। एक मिनिस्टर, अच्छा डिफेंस, रेलवे के अंदर रेलवे मिनिस्टर आएगी तो डिफेंस इससे सवाल जवाब नहीं कर सकता। कौन पूछेगा? रेलवे। प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं है कि इससे पूछ सके कि वो उस मिनिस्ट्री का पार्ट। हाँ, अगर कई बार प्राइम मिनिस्टर ना कुछ मिनिस्ट्री अपने पास रखता है,
तो उसके लोगों से पूछ सकता है वो। जब कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके नीचे जितने भी मिनिस्ट्री आती है सबको बांटता है वो, कि कैबिनेट बोलते हैं उसको, कैबिनेट मिनिस्टर। किसी को हेल्थ देता है, किसी को होम देता है, किसी को कुछ मिनिस्ट्री खुद के पास रखता है वो। तो वो लगता है कि ये मेरे को संभालनी है, तो उसकी मर्जी है, जो वो बांटे ना बांटे उसकी मर्जी है। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री उसने रखी हुई है तो सारे स्कूल उसके अंडर आ गए, तो उसकी आंसरेबिलिटी वो पीएम देखेगा। समझ गए? सेकेंड पॉइंट, द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट का जो खजाना होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट की खुद की जो टैक्स से पैसा आता है, गवर्नमेंट का इतना पैसा आता है, इनको चलाने के लिए पैसा वहां उस खजाने में से निकाला जाता है। डीओ के लिए पैसा मिनिस्ट्री देगी, लेकिन लेगी कहां से? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एन एनुअल एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट। ये क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ बजट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फर्स्ट फेब को बजट पास होता है, उसमें बजट कौन पास करता है? कौन सा मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर। वो बताता है कि इस आने वाले साल में हम एजुकेशन पे इतने करोड़ रुपए खर्चने वाले हैं, तो वो उसको पैसा मिल जाएगा गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। अगर उसने बोला कि हेल्थ सेक्टर में 350 करोड़ रुपए इस साल में दूंगी, क्योंकि दूंगी लेडी है इस टाइम, अगर वो कहती है, तो मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हेल्थ मिनिस्टर को कितना पैसा मिल गया? 350 करोड़ मिल गया। अब वो हेल्थ के अंदर जो डीओज आते होंगे सबको वो आपस में बांट देगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के खजाने से अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा मिलता है, फंडिंग। अलग अलग मिनिस्ट्री अपने अपने अलग अलग डीओज को पैसा देते हैं। समझ आ गया? ऐसे ऐसे चलता है हायरार्की में। अब इसलिए बोला एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ गवर्नमेंट। बजट के थ्रू पैसा एप्रोप्रिएट मतलब बांटा जाता है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दीज इज ऑल्सो पेड इनटू द, जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वापस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, मिनिस्ट्री से कहा जाएगा उसी खजाने में जहां से पैसा आया था वहीं वापस डाल दिया जाएगा। मतलब ये अपना पैसा खुद नहीं रख सकते, ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, और गवर्नमेंट को इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह करनी होगी तो कर लेगी। अगर रेलवे में कोई इंप्रूवमेंट करनी होगी तो मिनिस्ट्री एक लॉ पास कर देगी, वो सबको रेल इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसका खर्चा कौन देगी? गवर्नमेंट। उससे अगर कमाई बढ़ जाती है, टिकट का भाव बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, तो सारा पैसा कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। व्हाट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स? पता है आपको? ऑडिट क्या होता है? बिल्कुल सही। हर कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, साल 2 साल 3 साल में गवर्नमेंट का सीए आ जाता है उनके पास, बिना बोले आ जाता है। वो ऑडिट करता है, वो चेक करता है कि पूरा स्कैनिंग करता है कि सारे अकाउंट्स इम्पार्शली बनाए हैं, कोई हेरा फेरी तो नहीं की, जो प्रॉफिट दिखा रहा है एक्चुअल सही है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, वो चेक करता है। ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज का भी ऑडिट होता है, हर कंपनी का ऑडिट होता है, गवर्नमेंट का भी प्राइवेट का भी। तो डीयू का भी ऑडिट होगा। इनके अकाउंटिंग एंड ऑडिट किए जाएंगे, वो गवर्नमेंट के सीए करेंगे कि ये हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, क्योंकि इनका प्रॉफिट कहां जाना है? गवर्नमेंट के पास। अगर प्रॉफिट हुआ है 300 करोड़, ये भेज रहे 200 करोड़, 100 करोड़ आपस में खा गए होंगे, तो गवर्नमेंट को पता लगेगा। तो गवर्नमेंट का बंदा जाएगा, सीए चेक करेगा कि वाकई प्रॉफिट सही इतना जितना दिया हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो इन पे एक्शन भी लिया जाएगा। ये लोगों को बताया भी नहीं जाएगा, गवर्नमेंट के अंदर की बात है, इंटरनल मैटर लोगों को बता देंगे, गवर्नमेंट की बेइज्जती होती है इसमें, लेकिन चेकिंग होनी हर चीज की जरूरी होती है, तो कोई दिक्कत। चलो, एम्प्लॉइज ऑफ दिस एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज एंड दे रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था? इनवाइट करना। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर सेम एज दैट ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली अंडर द, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनके कंडीशन और इनकी जो जॉब एप्लीकेशन सेम होती है, सेम उनकी ट्रीटमेंट भी वैसे, सैलरी पर्पस भी वैसे ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। बेसिकली दे आर बेसिकली कॉल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ऐसे आपका टिकट चेकर नहीं आता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। जो ट्रेन चला रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सारे। इवन जो चाय वाले आते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म पहन के आया है रेलवेज की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी तनख्वाह कौन ले रहा है? तो चाय का रेट वो खुद तय नहीं करता, जो मिनिस्ट्री ने तय करा कि 5 की, 10 की, 20 की, 50 की, वो मिनिस्ट्री का रेट ही तय होगा, और पूरी रेलवेज का सेम रेट होगा, हर ट्रेन का अलग अलग नहीं होगा। देखिए जो प्राइवेट आते हैं उनका रेट अलग हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट है। मेरे ख्याल प्राइवेट अलाउड होते भी नहीं है शायद, जो गवर्नमेंट के लोग ही आते हैं, कभी कभार आते हैं, बहुत रेयर हो गए, पहले बहुत ज्यादा थे, अब हटा दिया उनको। वो भी प्राइवेट नहीं है, उनका रेट अलग है, लेकिन
वो भी स्टेशन पे जो बने हैं ना लोग, जो बूथ्स बने हैं, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ वो मंथली ही देते हैं रेंट वगैरह। लेकिन जो आपकी ट्रेन में आता है वो आपका प्राइवेट नहीं है, वो गवर्नमेंटल है, यूनिफॉर्म पहन के इंडियन रेलवे की। तो उसका रेट, पानी की बोतल का रेट, चिप्स के पैकेट का रेट किसने तय किया? उस बंदे ने तय नहीं किया। और आपसे जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वो खुद की जेब में नहीं जा रहा, वो मिनिस्ट्री के हो तो गवर्नमेंट में जा रहा है वो। समझ रहे हो? अब आगे, दे आर हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, यूपीएससी करके जब आईएएस बनते हो, यूपीएससी करके हम 24 तरह के एग्जाम्स दे सकते हैं। उसमें सबसे टॉप सैलरी किसकी है? आईएएस, सबसे टॉप आईएएस है, फिर आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हो। आईपीएस 3rd नंबर पे आता है या 2nd पे आता है? आईपीएस का है उससे मेरे को, आईपीएस 3rd पे है शायद, 2nd पे आईएफएस है, फिर आईआरएस, बहुत सारे हैं। मतलब ऐसे करके 24 रैंक्स आपको यूपीएससी करके मिलती है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पूरे वर्ल्ड का या पूरे इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिजाइन किया था एक साल, आज तक हम वही फॉलो करते आ रहे हैं। इतनी मुश्किल और इतनी महंगी पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी लगती है आईएएस। अगर हम बन जाते हैं तो भाई लाइफ सेट हो जाती है। फेलियर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो रिपीटेटिव 5 साल तक आप ट्राई कर सकते हो आगे। 5 हो गए, अब 4-5 हो गए शायद। नहीं, बढ़ा दिए ना अब तो, 5 की 6 हो गए, 2 अटेम्प्ट बढ़ाए बेसिकली। एज का कुछ है, अगर उस एज के अंदर आप आते हो 2 अटेम्प्ट और दे सकते हो, कुछ एज का क्राइटेरिया कर दिया है। अगर वो एज क्रॉस कर लिया आपने, फिर 4 ही है आपके लिए, लेकिन अगर उस एज के अंदर आप जल्दी जल्दी आप स्टार्ट करते हो तो आप 2 अटेम्प्ट और दे सकते हो, ऐसा कुछ है। 12 फेल तो मूवी है ना, वो एक रियलिटी दिखा रहा है, लेकिन वो एस्पिरेंट्स मैंने देखा उसमें दिखाया था, बढ़ा दिया उसको। अब वो जिसको देना होगा, SC/ST का भी अलग होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको मेहनत करके और ट्यूशन लगा के 1 साल अपने आप को कमरे में बंद करके ढंग से पढ़ लेते हो अगर आप, और अगर आप इनमें से 24 रैंक में से किसी भी रैंक में ऊपर की 5-6 रैंक मिल जाती कोई भी आपको, आपकी गरीबी खत्म, जिंदगी भर आप अमीर हो। सैलरी ज़्यादा नहीं होती, वो DA जो होते हैं ना, वो इंसेंटिव नहीं कहते उसको पर्क्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रहने को घर मिलेगा, पेट्रोल फ्री, AC का बिल फ्री, खाने का बिल फ्री, वीकेंड्स पे रेस्टोरेंट फ्री, सब कुछ फ्री है आपका। ड्राइवर मिलेगा, सर्वेंट मिलेगा, सब मिलेगा। अगर आप गांव में नौकरी लगती है, कलेक्टर की लगती है नौकरी, अगर गांव में भेजेंगे तो सबसे पॉश घर तुम्हारा होगा, कोठी होगी तुम्हारी। अगर शहर में भेजेंगे तो अच्छी क्वालिटी में घर मिलेगा आपको, गाड़ी, नौकर चाकर सब फ्री है। तो अगर आप ये सारे खर्चे इन्वॉल्व कर दो तो सैलरी लाखों में जाती है। वैसे जो पर्सनल कैश इन हैंड 60-70 हज़ार रुपये वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये पर्क्स देखो ना कितना। आपका कोई एक्सीडेंटल होता है तो आपको पैसा, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होगा आपका फ्री इलाज है। फिर पावर कितनी हाथ में आपको, आप DM बनोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट बन जाओगे, सारी फैक्ट्रियां, सारी दुकानें, सारे घर आपके कंट्रोल के अंदर आएंगे। आप कोई भी उनकी चेकिंग करोगे, आप चालान काटोगे। फिर रिश्वत बहुत ज्यादा है इसमें, अंडर टेबल बहुत है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी महंगी पढ़ाई करके देश की सेवा के लिए जाने चाहिए। धमकियां तो नहीं मिलती। हाँ भाई, ऑब्वियसली वो जो देने वाला बंदा आपसे पावरफुल आप ज्यादा हो, लेकिन उसके पैसा ज्यादा है, तो बदमाश अगर निकल आया तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा एक क्लास। तो वो जब बनेंगे तब देखेंगे। कॉमर्स वाले मोस्टली ह्यूमैनिटीज वाले बंदे बनते हैं इसमें ज़्यादातर, पर साइंस वाले भी बन जाते हैं कई बार। अरे जिसको लगन है भाई, डेडिकेशन चाहिए, बार टाइम देने की ताकत चाहिए। लेकिन एक बार अगर आप बन गए, आपकी जिंदगी भर की पारिवारिक गरीबी खत्म हो जाती है। बोरिंग है जॉब, कैसे बोरिंग है? खाली बैठ के काम, बहुत काम होता है ऑफिस के बाद, बहुत काम होता है। तो आप MNC में काम करो, काम नहीं करना पड़ेगा। MNC में टारगेट तो नहीं कम से कम। तो MNC में क्या आपके ऊपर होता कुछ? MNC में टारगेट्स आपका ऊपर टीम लीडर देगा आपको, आपकी मर्जी वहां नहीं चलती। मर्जी चलती है अपने बिजनेस में बस। क्यों नहीं बोल सकता वो? ये अरे ऐसे नहीं होता। अगर आपने इस लाइन में जाना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, और आपको जितनी ऐश और आराम मिलता है ना, वो आपको कर देता बैलेंस। ठीक है ना? आप आज का काम कल कर दो, क्योंकि रोकने वाला नहीं, आपका ऑफिसर हो, आप मालिक हो। IAS के पास इतनी ताकत है कि वो प्राइम मिनिस्टर तक को भी जेल भेज सकता है अगर उसने कोई उसकी रिश्वत पकड़ ली तो। इतनी ताकत है उसके पास। समझ आ रही है? ये फीलिंग ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
यूपीएससी लेना पड़ेगा। यूपीएससी क्रैक कैसे करते हैं? ओ क्रैक नहीं होता, पढ़ना पड़ता है उसको आओ मेहनत से, दिन रात लगन, आओ बहुत कुछ है उसमें। यू शुड सी 3 वेब सीरीज बेसिकली। मैथ्स भी है उसमें, मैथ ज्यादा नहीं है, उसको वो है एरिया एरिया सिंपल वाली है। किताबें देखिए बड़ी आप एस्पिरेंट्स देख लो, फिर संदीप भैया देख लो, ये कुछ वो है आपको पता, बारी फेल देख लो। है? अरे मैं मूवी और वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ। खाते हो लोग? अभी क्या बोल रहा था, ध्यान कहाँ है? तो अगर मैं यूपीएससी वाले जो इंटरव्यू ले उसमें पैसे डाल दूं वो नहीं खाते, खा गया तो वो नहीं खाते, खा गया तो नहीं खाएंगे भाई, हो ही नहीं सकता। अगर कौन सी बात हुई कुछ भी कर ले, ये एग्जाम कोई एक लेवल से क्रैक नहीं हो सकती, लेवल से बहुत सारे, कहाँ का लाएगा पैसे? किडनैपिंग, तेरे को पता भी नहीं होगा तो इंटरव्यू लेना किसने है। और ये बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, बड़ा तगड़ा काम है ये। आईएएस मिल जाओ, आईपीएस बन जाओ, ताकत है। उसका मिसयूज करो, उसका अच्छा यूज करो, आपके हाथ में है। लोग मोस्टली मिसयूज भी करते हैं, अच्छा यूज भी करते हैं, हर तरह के लोग हैं। कई करप्ट भी है, कई वो भी है, मतलब अपने जो पूरे पावरफुल देशभक्त है कि हम करप्ट नहीं है, जो ऑनेस्ट लोग भी बहुत सारे हैं। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है जी। अब उसको सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू एक आईएएस। ऑफ मोस्टली क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट बदलती है, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी, कभी बीजेपी कोई आता है, तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट बदलेगी तो मिनिस्टर्स भी बदलेंगे, नए मिनिस्टर बनेंगे, तो पुराने आईएएस को ना ट्रांसफर कर देता है, अपने फेवरेट्स को अपने अंडर ले आता है। अगर मान लो मेरे को हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, अब मैं किसी स्टेट का मिनिस्टर बन गया हूँ, किसी सरकार में मेरी गवर्नमेंट जीती है, मेरे को दे देगी हेल्थ मिनिस्ट्री, तो मैं अपने नीचे हेल्थ डिपार्टमेंट अपने लोग रखूंगा ना, जो मेरी बात सुनते होंगे। लास्ट वाले मेरे को पता है उसके फेवरेट थे, तो उनको मैं भेज दूंगा किसी और स्टेट में या किसी और मिनिस्ट्री में, उसको जाके उसका काम करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद एक अनपढ़ बंदा या कम पढ़ा लिखा बंदा एक मोस्ट पढ़े लिखे बंदे को ऑर्डर देके बाहर भेज सकता है, ये हमारे देश का। और मैं ना कब से बोलता हूँ कि हमारे देश के अंदर ना आईएएस ऑफिसर्स को मिनिस्टर बनाना चाहिए, भला हो जाएगा देश का। प्राय सारे मिनिस्टर हमारे ऑफिसर होने चाहिए, या जैसे हर एक चीज की ना क्वालिफिकेशन, डिग्री डिप्लोमा करके हमको नौकरी मिलती है, इस लेवल तक पढ़ाई करो तो नौकरी मिलेगी, ये इस तक पढ़ा। तो मिनिस्टर चुनने का भी ना वोटिंग के साथ साथ, वोटिंग में जो कैंडिडेट वो जिसने उतनी डिग्री की पढ़ाई कर रखी हो कि इतनी क्वालिफाइड बंदा ये वाला एमएलए या एमपी या मिनिस्टर या कैबिनेट बन सकता है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है तो ये उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा, हमारे कंट्री में सिर्फ पढ़े लिखे लोग राज करेंगे, तो भला हो जाएगा हमारे देश। हमारे देश में कौन राज करता है? जो गुंडा होता है, जो बदमाश होता है और जो जेल से छूट के आ रखा होता है, ये लोग राज करते हैं। पहले गुंडे बनते हैं, फिर ये किसी हल्का हल्का काम करते हैं, लोगों की नजरों में आते हैं, फिर ये मिनिस्टर बन जाते हैं, एमएलए एमपी बन के, फिर ये ऊपर जाते हैं। और इनके नीचे पढ़ा लिखा बंदे ने बहुत मेहनत करके यूपीएससी क्रैक किया है, वो आता है, वो आया, उसके नीचे काम किया, 5 साल में उसको धक्का मार के किसी स्टेट में भेज दिया। फिर अगर उस ऑफिसर गलती होगी, उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देते हैं ना, या रिश्वत देने को मना कर देता है, उसको ऐसी जगह भेज देते हैं ना कि बस वो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, बेकार सी जगह भेज देंगे उसको काम करने को, वो बोर हो जाएगा वहाँ काम करते करते। समझ रहे हो? तो यही लिखा गया यहाँ पे, सिविल सर्वेंट्स हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अदर। जब मर्जी मिनिस्टर चाहे किसी को निकाल सकता है, मतलब उसकी नौकरी नहीं छीनेगा, ट्रांसफर करता रहेगा उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, वो कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैसे निकाल सकते हो आप भाई? मिनिस्टर 5 साल के लिए आता है, आईएएस जिंदगी भर के लिए ऐसे होता है, एक बार इसकी पावर है उसके पास, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये मजबूरी है, उसको निकाल नहीं सकते आप किसी में, उसकी नौकरी छीन सकते हैं। वो या तो खुद नौकरी छोड़ेगा या उसकी करप्शन पकड़ी जाएगी, तो उसके खिलाफ सबूत लेके आओ उसने करप्शन करी, फिर उसको ऑब्वियसली करप्शन के लिए उसको निकाल दिया जाएगा उसके। वो तो एक अलग बात है। इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट के अंडर आती है और मिनिस्ट्री के अंडर आती है। फायदा, पहला फायदा क्या है? जसकरण बता। मतलब पार्लियामेंट वर्ड भी लिखा है यहाँ पे, पूरा पढ़ना। क्या मतलब निकल रहा है पहले पॉइंट से? दीज अंडरटेकिंग फैसिलिटेट पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द, मतलब बताओ, इस बात में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। ये है एक लाइन की बात और इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग है। पहली बात तो डीयू पार्लियामेंट के अंदर नहीं आता, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगला वाला आता है। पार्लियामेंट में होता क्या है?
DU डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। तू सो रहा है ये। अरे मेरा ड्यू लगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने पूछा है पार्लियामेंट में होता क्या है? लड़ाइयाँ। पार्लियामेंट में जो हमारी चुनी सरकार है वो बैठती है और बाकी ऑपोजिशन बैठते हैं। गवर्नमेंट बताती है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, वगैरह वगैरह, हमने लोगों के लिए क्या करा है और क्या करना है। ऑपोजिशन क्या करता है? वो उसको अपोज करता है, ये तुमने गलत कर दिया, ये तुम्हें करना चाहिए था, ये तुम ऐसे काम करा करो, ये काम होता है। तो एक जगह पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बता रही है कि रेलवे में हमने क्या क्या सुधार किया, रेलवे DU हो गया, तो ऑब्वियसली रेलवे के लिए कौन कौन बोलेगा? रेलवे मिनिस्टर बताएगा। फाइनेंस बोल रहा है कि मैंने फाइनेंस के लिए लोगों का कैसा, फॉरेन एक्सचेंज का कैसा इस्तेमाल किया, RBI को वगैरह क्या, ये बैंक को कैसे भला किया, सब कुछ बता रहा है। तो इनको अपना लेखा जोखा हर साल हर महीने पूरे पार्लियामेंट को बताना पड़ता है। बताओ, पार्लियामेंट के थ्रू आपको ना पार्लियामेंट की कवरेज लाइव आती है, लोकसभा राज्यसभा लाइव आती है, घर पे देख सकते हो बैठ के, तो इनडायरेक्टली लाइव आती है। वो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत वो लाइव आती है। तो पार्लियामेंट के अंदर हर मिनिस्ट्री को अपने मिनिस्ट्री के अंदर जो काम हो रहे हैं उसको बताना पड़ता है कि ये हमने क्या किया गया। तो जब आपको पता है कि एक दिन आपको बताना है तो आप ढंग से काम करोगे कि नहीं करोगे? तो यही लिखा है, इट फैसिलिटेट पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर। हर एक की नजर है तो इफेक्टिव कंट्रोल आएगा। कोई गलती है अब नहीं, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि हमने एक पैसे का मिस, बजट में लिखा है कि 350 करोड़ रुपए इस साल रेलवे को दिए जाएंगे। तो साल के एंड में अगर पूछा जाएगा ना आपने क्या किया, उसको बताना पड़ता है कि लास्ट ईयर इतना मिला था, मैंने इतना इसमें यूज किया, इतना इसमें यूज किया, इसका मैंने ये किया। तो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पैसा हुआ। उसका मिसयूज करोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा? पार्लियामेंट। IAS ऑफिसर जवाब देगा मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री का मिनिस्टर जवाब देगा पार्लियामेंट में लोगों को और ऑपोजिशन को। तो पार्लियामेंट ढंग से चलेगी। पार्लियामेंट का काम ही होता है। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट कितना डीप था। सेकंड पॉइंट, दीज इंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक को जवाब देना पड़ता है इनडायरेक्टली कि हमने सही किया कि गलत, तो इसलिए काम बढ़िया से होगा। थर्ड पॉइंट, पर भाई क्या, तो ये वही रिपीट हो रहा है कि सारा पैसा कहाँ आता है, तो इनडायरेक्टली इसकी कमाई कहाँ जा रही है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट का खजाना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट अब ज्यादा खर्चा करेगी हम लोग के ऊपर, हमारे वेलफेयर के लिए, तो फायदा के नुकसान है? चलो आगे। चौथा, ऐसी जो चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है वो हम DU के अंदर डालते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री के पास। तो जो मिनिस्ट्री चाहेगी कि कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो रखा जा सकता है, और जो नहीं चाहेगी तो गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री की मर्जी है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगी। तो अगर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारी लीक, हमारा डिफेंस में बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं जो गवर्नमेंट नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे, ना ही लोगों को, ना किसी और कंट्री को पता लगे, तो वो DU के अंदर आ जाएगा और वो अपने कॉन्फिडेंशियल सारे काम कर लेगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो इसमें जो कॉन्फिडेंशियल बात लीक नहीं होती। पहला नुकसान क्या है? फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार सिचुएशन चेंज होती है, वॉर हो जाती है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमको चीजें बदलनी चाहिए। हर कंपनी अपने फैसले, अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज करती है, अपने फैसले चेंज करती है टाइम टाइम। इसको अपने फैसले चेंज करने के लिए एक चेन ऑफ हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। ये नीचे वाला बंदा ऊपर को बोलेगा, ऊपर वो मिनिस्ट्री तक जाएगी, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को बोलेगी, वहां से चेंज हो गई, ये इंसान काम। तो इसमें टाइम, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं है। पहली बात, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो बोल देगा वही फॉलो करना पड़ेगा, वो चेंज जल्दी, इस चक्कर में कई बार नुकसान हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, जल्दी चेंजेस नहीं ला सकते। सेकेंड पॉइंट, लीड्स टू, क्योंकि एक हायरार्की फॉलो करनी है, उस चक्कर में डिसीजन लेते रहते क्या होता है? डिले हो जाता है। अगर इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए, इसको बोले अपने फैसले खुद लिया कर, फिर किसी पूछेगी, फिर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पर ऐसा है नहीं, इसको पूछना पड़ता है, हर बात ऊपर से पूछनी पड़ती है। ऊपर से ऑर्डर आते जाते बहुत क्या हो जाता है? डिले। मैंने रिसेंटली अभी मूवी देखी थी, पता नहीं अक्षय कुमार की थी, कौन सी थी वो, एयरफोर्स बना था कुछ उसमें, तो उसमें दिखाया गया था, वो कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है। भाई बैठेगा, मेरी वीडियो चल रही है, हटा दे, बैग ही तो है। तो उसको लग रहा था कि शाम तक शायद पाकिस्तान हमला कर देगा, पर उसने कहा कि मेरे को ऑपरेशन करने दो, मैं उसके हमला करने से पहले अटैक कर दूंगा। उसने कहा नहीं, जब तक हमारा मैसेज ऊपर जाएगा, ऊपर से मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, क्योंकि एविएशन के अंदर आता है, डिफेंस के अंदर आता है एविएशन,
तो वही देखा उसमें, मूवी में दिखाया गया था, रियलिटी थी वो, कि वो ऊपर मैसेज जाते हुए आते इतनी लेट हो गया, शाम तक अटैक हो भी गया था। तो मिनिस्ट्री की डिले के चक्कर में इंडिया के सोल्जर्स मर गए, क्योंकि ये डिले हायरार्की फॉलो करना हमारा सिस्टम, ये आज तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट है, जब भी वॉर होती है गवर्नमेंट हमेशा न्यूज़ में बोलती है मैंने फ्री हैंड दे दिया है, सुनते हो वर्ड, इसका मतलब अब मेरे से मत पूछना, ये इमरजेंसी में फ्री हैंड दिया है कि अब मेरे से मत पूछो, अपने फैसले खुद लो, क्योंकि मेरे से पूछने के चक्कर में ना पूरा रास्ता टाइम वॉर चल रही है भाई। जो डिफेंस के चीफ को लगता है सही, फटाफट से फैसला जाएगा और काम कर देगा वो, क्योंकि उनको यार इतनी ताकत, उनके दिमाग है, वो उनके एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि दे कैन टेक देयर ओन फैसले, और वो अपने पर्सनल फैसले नहीं ले रहे, देश के इतने फैसले लेंगे वो। तो फ्री हैंड देने का मतलब है कि हियरार्की तोड़ देगी। ये डिलेज पहले गवर्नमेंट में होते थे, गवर्नमेंट को अब समझ आ गई इसके चक्कर में कंट्री का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान। तो गवर्नमेंट अब वॉर में क्या करती है, फ्री हैंड देती है कि भाई अपना जंग लड़ो, हमको जीत के दिखाओ, बात खत्म। ये अच्छी बात हुई। तो ये लिमिटेशन है ना, लेकिन फिर भी अगला, ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल। हु आर ब्यूरोक्रेट्स? ये IAS ऑफिसर्स को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स के ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव। ब्यूरोक्रेट्स ना हर चीज पूछ के करते हैं, डर डर के, हमारी नौकरी ना खा जाए, हमको जान के परेशान ट्रांसफर ना कर दे, डर खुल के काम नहीं कर रहे, इसलिए काम ढंग से, ये पूरा पॉइंट पढ़िए। और लिखा ओवर कॉशियस मतलब बहुत ध्यान से, ओवर एक होता है कॉशन रखो, वार्निंग हो गया, ओवर कॉशियस है, बहुत सोच के यार ये नहीं करना, डर डर के काम कर रहे हैं। एंड कंजर्वेटिव हर वक्त डरा डरा सहमा सा रहता है, वो खुल के काम, वो मिनिस्ट्री के अंडर रहेगा। पूरा पॉइंट पढ़िए, बाकी अगली बार करेंगे, खाली थर्ड पॉइंट तक करते हैं आज। क्या वेंचर मतलब प्रोजेक्ट्स या चांसेस। एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है, प्राइवेट, उसको पता रिस्क लेगा तो प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन ये रिस्क अगर मैंने नुकसान कर दिया रिस्क लेके तो मेरी नौकरी खा जाएगा ये तो मिनिस्टर, इसीलिए रिस्क लेता है, और डरने से कभी प्रॉफिट नहीं बढ़ते, खुल के काम करना पड़ता है उसके लिए। और फ्री हैंड नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, हर रोज नहीं मिलता है इनको। समझ गए हो? क्लियर हो रहा सब कुछ? चलो बढ़िया, एक सेकेंड वीडियो, बाय बेटा।